जय हिंद दोस्तों। आपने आज का न्यूज़ पढ़ा होगा या देखा होगा। यह घटना गुजरात की है। गुजरात में एक लड़की थी जो शादी नहीं करना चाहती थी, पर उसको दुल्हन बनने का शौक़ था। उन्होंने इस पर बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया, शादी भी नहीं की और दुल्हन बन गई। उन्होंने क्या की कि वह खुद से शादी कर ली, खुद 7 फेरा भी लगाई और खुद अपने मांग में मांग भी भर दी। तो सोचिए, वो शादी भी नहीं की, यानी किसी बॉय से लड़का से शादी भी नहीं की और दुल्हन बनने का शौक़ था, दुल्हन बन गई। तो इस तरह का होता है जब आप किसी चीज़ को करने के लिए आपका जज्बा होता है ना, तो कोई भी रास्ता में रुकावट नहीं होती है। तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक होगा कि भाई अभिक्रिया कहते किसको है। जो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रिया कहते किसको है, यह कितने प्रकार की होती है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है। इसकी क्रिया विधि क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसके नियम क्या होता है, मतलब रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, क्या हानि है, रासायनिक समीकरण लिखने के बाद हमें क्या सूचना प्राप्त होती है, और रासायनिक समीकरण के जब हानि है तो उसको अधिक उपयोगी बनाने का क्या कोई उपाय है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ होती है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या क्या विधि है, कितने विधि, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल 14 टोटल गो रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। उसके आगे भी बहुत सारे अभिक्रिया पढ़ना है, तो इसमें हम लोग 14 गो अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन कौन, संयोजन, वियोजन, वैद्युत अपघटन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। रेडॉक्स अभिक्रिया का दहन क्या होता है, दहन कितने प्रकार के होते हैं, दहन से हमें क्या लाभ है, दहन से क्या हानि है, दहन होने के लिए क्या शर्तें हैं, मोमबत्ती के उसके बाद ज्वाला पढ़ें कि ज्वाला क्या होता है। उसके बाद मोमबत्ती के ज्वाला की संरचना, कि मोमबत्ती की ज्वाला कितने क्षेत्र होते हैं, कौन कौन होते हैं। एलपीजी और सीएनजी के बारे में पढ़ेंगे। इतना टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बारी बारी से इसको, अब हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होता है, देखिए इसके पहले पढ़ें कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। अभिक्रिया का आप यदि मतलब समझें तो उसका डेफिनेशन आप खुद बना लीजिएगा। अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। जो संसार में परिवर्तन होता है उसको हम लोग एक दूसरा नाम दे सकते हैं, अभिक्रिया। जैसे आप किसी को चुट्टी काट दीजिए, परिवर्तन होगा कि ना होगा, तो समझिए कि वहाँ अभिक्रिया होने, रिएक्शन हो रहा है। अभिक्रिया का इंग्लिश होता है रिएक्शन, यानी वहाँ रिएक्शन हो रहा है। कोई इंसान गुस्सा जाता है, गुस्साने के बाद परिवर्तन होता है कि ना, तो खूब अच्छे से परिवर्तन होता है, घर के सारा ढांचा चेंज हो जाता है। तो परिवर्तन यानी अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे चावल से भात बनना, दूध से दही बनना, जंग लगना, परिवर्तन होता है। भोजन का पचना, ये सब परिवर्तन है। देखिए, परिवर्तन 2 प्रकार के होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कोई भी परिवर्तन हुआ एक चीज से दूसरे चीजों में, तो पुनः यदि दूसरे से फिर पहला चीज में रिटर्न आ गया तो कहें कि भौतिक परिवर्तन। जैसे मान ली कि कोई इंसान गुस्सा करके लोटा को कस के पटक दिया, तो लोटा क्या होगा कि थपचा जाएगा, तो उसको हम क्या करके हथौड़ी के मदद से उसको फिर रिटर्न ला सकते हैं। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हुआ। दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाता तो दही से दूध ला सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इतना बात समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन को रिटर्न ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को रिटर्न नहीं ला सकते हैं। जो रिटर्न आ जाता है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, दूसरा का नाम है। और जो रिटर्न नहीं आता उसको अउत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, अभिक्रिया का रिएक्शन कहते हैं किसको। अभिक्रिया को अगर डिफाइन करने के लिए कह दिया तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए
अभिक्रिया क्या होती है? वैसी क्रिया जिसमें किसी भी वस्तु का रंग, रूप, आकार, स्थिति, अवस्था चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उस क्रिया को अभिक्रिया कहते हैं। किसी वैसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु का, हम बोल रहे हैं आप लोग लिखते चलिएगा, वैसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु का गुण, आकार, रंग, अवस्था, आकृति बदल जाती है, तो इस प्रकार के क्रिया को अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ तो देखिए आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। इसे मान लीजिए कि रात में आप किसी को आंख मार दीजिएगा, कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन होगा, बस तो आपको देख न ले। लेकिन दिन में किसी लड़की को आप आंख मार दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो परिवर्तन होगा से देखने लायक रहेगा। आपका थोड़ा, शरीर का ढांचा, सब परिवर्तन हो जाएगा, गुण भी परिवर्तन हो जाएगा, आकार भी हो जाएगा, रंग, अवस्था, आकृति सब के सब परिवर्तन होगा। तो अभिक्रिया हुआ, हमारा रिएक्शन हुआ। समझ में आ गया? देखिए, अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में फिजिक्स का 6ठा चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ बताते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया कहते किसको है। किसी भी तत्व के परमाणु के जो नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। वो नाभिक क्या होता है आपको वहाँ पढ़ाएंगे। यहाँ हम लोग फोकस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया पर, क्योंकि चैप्टर हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप 9th में पढ़ेंगे, 10th में भी आगे आपको पढ़ाएंगे। तो बाह्यतम कक्षा में होने वाली अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जब नाभिक में जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। इतना समझ आ गया? देखिए, दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पदार्थ है, उसको कोई क्रिया किया, क्रिया करने के बाद यदि नया गुण वाला पदार्थ बन गया तो उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग चूना को का कीजिए कि ऐसे ही धूप में रहने दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी चूना को जब पानी में डालिएगा ना तो देखिएगा वहाँ परिवर्तन होने लगा, वो अभिक्रिया होने लगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। आप और भी उदाहरण समझिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का आप लोग नाम सुने होंगे, देखे नहीं, आपको हम आगे चल के दिखाएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन को पहले क्या कीजिए, कैसे छाया में रखिए, कोई भी परिवर्तन, कोई भी क्रिया उनमें नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उन दोनों को मिला करके आप धूप में लाइएगा, सूर्य का प्रकाश में लाइएगा, तो क्या होता है कि दोनों मिल करके हाइड्रोक्लोराइड बनाती है। यहाँ देखिए आपको हम लिख दिए हैं कि जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ होना चाहिए जिस क्रिया के बाद भिन्न गुण वाला रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोनों भाषा आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको एग्जाम लेवल का हो गया, ये आपको किसी को समझाने के लिए, बताने के लिए जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को आप कहा कि सूर्य के प्रकाश में रखें तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया है, ठीक है। उसी तरह से संगमरमर है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर को आप जब गर्म कीजिएगा ना, संगमरमर को गर्म करने से क्या होता है कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि सब रासायनिक पदार्थ है। एक प्रकार से और इसको बोल सकते हैं, किसी भी रासायनिक पदार्थ में होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आएगा आप लोग इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की बहुत विशेषताएं होती है। चलिए मुख्य रूप से आपको हमको बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उसके बाद गैस उत्पन्न होगा। देखिए, आपको गैस उत्पन्न होगा, ये आप खुद किए होंगे अपने लाइफ में। क्या होगा कि जब दीपावली के समय आता होगा या फिर कभी भी अपने घर की पुताई करना होता तो चूना को जब पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि वाइट एक गैस निकलता है। वो गैस जो होता है से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर कहे या संगमरमर कहिए, इसको जब गर्म कीजिएगा ना तो चूना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। या फिर आपको हम आगे करके ये चीज़ दिखाएंगे, सेकेंड वाला करके आपको दिखाएंगे कि सोडियम धातु को आप जब पानी में डालिएगा तो ऊष्मा और साथ ही एक वाइट धुआं निकलता है। वो जो वाइट धुआं होता है हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन गैस होता है। यानी अभिक्रिया के बाद क्या उत्पन्न होती है? गैस उत्पन्न होती है। उसके बाद अभिक्रिया के बाद रंग बदल जाता है। जैसे देखिए, कॉपर सल्फेट के एक सोल्यूशन रहता है जो नीला होता है। कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। नीला विलयन है, उसमें लोहा का कुछ टुकड़ा डाल दीजिए। कुछ देर के बाद, करीब 3 से 4 मिनट के बाद क्या होगा कि लोहा अधिक शक्तिशाली होने के कारण तांबा को हटा देता है।
शक्तिशाली बोल रहे हैं, जो जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। और आ जाता है आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है, और ये जो विलयन बनता है इसे हरा हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि अभिक्रिया के बाद रंग बदल गया। उसी प्रकार से जब कॉपर सल्फेट के विलयन में ही जिंक डाल दीजिएगा तो ये तो हो गया नीला कलर का है, लेकिन इसका कोई कलर ये रंगहीन हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? तो रंगहीन हो जाता है, कोई भी कलर नहीं मिलता। नहीं कह सकते कि अभिक्रिया के बाद रंग उत्पन्न होता है। आपको ये वाला और उसके बाद ये दोनों प्रैक्टिकल आपको हम करवाएंगे आने वाला समय में, ठीक है। उसके बाद ताप बदल जाता है। देखिए आप लोग गर्मी के वक्त में, अभी गर्मी का समय है, तो आप लोग शरबत पीते हो घर पे सौंफ चीनी वगैरह डाल कर कोई, अगर आप गौर कीजिएगा, हल्का पानी को थोड़ा सा गर्म हीट रखिए और उसमें चीनी डाल को और सौंफ को डाल करके जब उसको मिलाइएगा तो हल्का जो सतह होता है वो ठंडा हो जाता है। यानी चीनी और पानी को मिला के जो शरबत बनता है वो हल्का ठंडा होता है, यानी ताप बदल गया। तो देखिए चीनी को जब पानी में डाल के शरबत बनाया जाता है तो हो जाता है कैसा रहता है? ये ठंडा होता है, यानी टेम्परेचर चेंज हो गया। उसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस जो होता है उसको जब हवा में छोड़िएगा ना तो पूरी तरह से ठंडा, अंदर ठंडा नहीं रहता है, जब ऑक्सीजन में जब बाहर निकलती है तब जाके वो ठंडा होता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो गया, ठंडा। देखिए अगर चूना को पानी में डालिए, चूना को पानी में डालिए, पानी में डालने के बाद वो गर्म होता है कि नहीं होता है? पानी में हाथ डालने से हाथ जलने लगता है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ भी टेम्परेचर चेंज हुआ, ताप बदल गया। ई हो जाता है कैसा होता है? तो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अभिक्रिया के बाद ताप बदल जाता है, आप लोग समझिए। उसके बाद अवस्था बदल जाता है। देखिए मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती को आप जब जलाइएगा तो अभिक्रिया होगा। मोमबत्ती रहता कैसा है? ठोस है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद वो बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए ये मोमबत्ती का सूत्र है। किसका सूत्र है? मोमबत्ती का, जिसको पेंटाकोसिन भी बोलते हैं। ये होता है ठोस, लेकिन बन क्या गया? गैस बना और ये बना द्रव। देखिए ये विशेषता का मतलब ये नहीं है कि एक अभिक्रिया में सब विशेषता होइबे करेगा, ऐसा नहीं है। कोई कोई अभिक्रिया में ये वाला विशेषता होगा, कोई में ये होगा, कोई में ये होगा, कोई में दो गो भी हो सकता है। सब अभिक्रिया में सब विशेषताएं नहीं होती है, कुछ अभिक्रिया में अलग अलग विशेषताएं होती है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के बाद क्या बदल जाता है? तो अवस्था बदल, ठोस से गैस, गैस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरह से हो जाता है। देखिए अभिक्रिया के बाद अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब होता है बेकार पदार्थ, जो कैसा होता है? ठोस होता है। अवक्षेप हमेशा ठोस होती है, इस बात को याद रखना, पूछा था एक बार सवाल। देखिए जैसे कभी आप लोग मार्केट जा करके पकौड़ी वगैरह छानने के लिए छानने वाला को देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि कुछ कुछ ना बच जाता है, और जो बच करके जल जाता है वो खराब हो जाता है। तो छान तो रहते हैं पकौड़ी, उसके साथ जो उसका टुकड़ा कट करके साइड हो जाता है, जिसके बाद वो ज़्यादा देर तक उसमें उबला जाता है, जिससे वो खराब हो जाता है। तो है क्या? अब छेप है, होता कैसा है? ठोस। यानी उस पकौड़ी के लिए वो खराब चीज़ है, लोग खाता नहीं, उसको निकाल करके बाहर फेंक देता है, तो अब छेप है। देखिए जब नमक में सिल्वर नाइट्रेट की विलयन को डाला जाता है तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनता है। ये दही जैसा अवक्षेप बनता है, दही जैसा अवक्षेप, सफ़ेद रंग, और ये बेकार पदार्थ होता है, इसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूछा है कि सिल्वर क्लोराइड का जो अवक्षेप होता है किस कलर का होता है? दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अभिकारक का प्रतिफल क्या होता है? सिंपल सा बात है। अभिकारक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी जिसको जिसको आपस में मिला रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, ये कहलाएगा अभिकारक, और जो बना हुआ है उसको बोलेंगे प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहेंगे। देखा जाए तो ये अभिकारक है और यही प्रतिफल है। ये सब जो है इसमें ये सब अभिकारक है और ये प्रतिफल है। देख रहे हैं आप लोग, इसमें जो मतलब कह सकते हैं कि देखिए यहां पर हम आपको लिख दे रहे हैं, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है और जो बनती है उसको बोलते क्या चाहिए? प्रतिफल। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं कि भाई चूना को पानी में डाल दिए तुरंत उबलने लगा, नहीं, उनके बीच बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, क्रिया विधि होती है। क्या क्या होती है इसको पहले समझिए। देखिए सबसे पहले ना रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जो भी पदार्थ को आप डाल रहे हैं ना, उसके अणु अभिकारक के अणु को टूट के पहले परमाणु बनना पड़ेगा। जैसे ये देखिए तो ये अणु न है, इसको टूटना पड़ेगा, बिना टूटे कैल्शियम और ऑक्सीजन को बिना टूटे अभिक्रिया होइबे नहीं करेगा। तो इस अणु को पहले टूट करके परमाणु बनना पड़ता है, उसके बाद
उनके बीच टक्कर होता है और टक्कर होने के बाद फिर क्या होता है, आगे चल के अभिक्रिया हो, मतलब नए नए परमाणु मिल करके पदार्थ बनते हैं। देखिए ऐसे नहीं समझ, आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब दो घरों में शादी विवाह की बात होती है तो ध्यान दीजिएगा, उनके बीच थोड़ा बहुत टकराव होता है ना, मतलब इधर उधर बात होता है तो थोड़ा सा टकराव होता है और टकराव होने के बाद ही शादी संपन्न होती है। अगर वो टकराव ज़्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा टकराव नहीं होना है, एक लिमिट स्थिति में टकराव होना है। उतना टकराव होना जितना वो संक्रियन ऊर्जा ग्रहण कर ले, संक्रियन ऊर्जा तक ही टकराव होना चाहिए। ये अगर टकराते टकराते संक्रियन ऊर्जा प्राप्त कर लिया तब समझिए कि टकराव खत्म हो गया, समाप्त। अब उसके बाद टकराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अणु पहले परमाणु बना, फिर उनके अणु टकराएंगे, टकराने के बाद उसमें टकराने से एनर्जी उत्पन्न होता है। एनर्जी कितना उत्पन्न होना चाहिए, संक्रियन ऊर्जा तक ऊर्जा बन गया, एनर्जी उत्पन्न हो गया, तब समझिए कि आपस में मिल करके चलिए भाई जो हुआ सो हुआ, अब इधर संभाल लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि प्रतिफल के अणु बन जाता है। ये समझिए आप लोग। इसका पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे।